नमस्कार दोस्तों, हमारे यूनिवर्स के बारे में शायद सबसे कमाल की बात है इसका साइज कि यह ब्रह्मांड कितना अनइमेनेबली बड़ा है। लेकिन यही बात शायद सबसे निराशाजनक भी है। खुद ही सोच कर देखो, अगर आज हम अपने पावरफुल टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करके धरती जैसा एक और प्लेनेट ढूंढ भी लेते हैं किसी गैलेक्सी में जो इंसानों के लिए रहने लायक हो, वहां तक पहुंचने में सदियां लग जाएंगी। इनफैक्ट किसी भी एक इंडिविजुअल इंसान के लिए यह गैलेक्सी छोड़कर जाना इम्पॉसिबल है। आप सब जानते हैं कि धरती मिल्की वे गैलेक्सी में है और मिल्की वे के जो सबसे करीब गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, अप्रोक्सीमेटली 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है धरती से। तो अगर हम एक स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करें वहां तक जाने के लिए, यूजुअल स्पीड होती है एक स्पेसक्राफ्ट की 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इस स्पीड से वहां तक जाने में 94.5 बिलियन ईयर्स लग जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर किसी तरीके से हम टेक्नोलॉजी बना लेते हैं लाइट की स्पीड पर ट्रैवल करने की, तो भी वहां पर पहुंचने में 2.5 मिलियन ईयर्स का समय लग जाएगा। यह बात सही मायनों में निराश कर देने वाली है। आखिर क्या तुक बना ये सारे प्लैनेट्स ढूंढने का जब हम वहां पर कभी ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर एक शॉर्टकट रास्ता हो गैलेक्सी के बाहर तक ट्रैवल करने का, एक ऐसा शॉर्टकट जिसके जरिए हम यह मिलियन लाइट ईयर्स का सफर कुछ महीनों में ही तय कर लें, तब यह बातें जरूर दिलचस्प बन जाती हैं। ये शॉर्टकट्स हैं दोस्तों, वार्म होल्स। साल 2014 की फिल्म इंटरस्टेलर, मेरी फेवरेट स्पेस फिल्म, एक बार फिर से मैं यहां इसका मेंशन करना चाहूंगा। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कूपर और उनकी टीम जब धरती छोड़कर निकलती है और हैबिटेबल प्लैनेट्स की तलाश में, धरती जैसे ही और प्लैनेट्स की खोज में, तो वह दूसरी गैलेक्सी में ट्रैवल करते हैं। अपनी गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में वो पहुंचते हैं एक वार्म होल के जरिए कुछ ही मिनटों के अंदर। यह फिल्म का वो सीन है जब कूपर की टीम वार्म होल से गुजरती है। फिल्म के अनुसार इस वार्म होल को डिस्कवर किया गया था सैटर्न के ओनरबिट के पास नासा के द्वारा। इसे फिल्म में कई बार मेंशन किया जाता है क्योंकि आगे चलकर यह फिल्म के प्लॉट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि वार्म होल्स का यह कॉन्सेप्ट कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि असल साइंस पर बेस्ड है। क्या होते हैं वार्म होल्स एग्जैक्टली और कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यह सब समझने से पहले हमें वापस आना पड़ेगा आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर। इसकी बात मैंने ब्लैक होल्स वाले वीडियो में भी करी थी और बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझा दिया था उस वीडियो में। अब थोड़ा और डीप चलते हैं इसके अंदर। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिखी तो इसे एक सेट ऑफ इक्वेशंस में लिखा था। इन इक्वेशंस के सेट को आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस करके पुकारा जाता है। पहली बार इन्हें पब्लिकली रिवील किया गया था 25 नवंबर साल 1915 में, जब आइंस्टाइन ने अपना पेपर सबमिट किया था टू द प्रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेस बर्लिन, जर्मनी में। टोटल में ये फील्ड इक्वेशंस 10 अलग अलग इक्वेशन से बनती है, 10 नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। लेकिन इन्हें शॉर्ट में एक इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और वो एक इक्वेशन कुछ ऐसी दिखती है, कैपिटल G म्यू प्लस लैम्डा छोटा g म्यू इक्वल साइन 8pg c d पावर 4 और t म्यू। चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में हम मैथमेटिकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि इस एक इक्वेशन के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर इसे एक्सपैंड करते हो इस एक इक्वेशन को, तो देखो कैसी ये स्टेप्स दिखती है। अगर आप मैथ से प्यार भी करते हो तो भी आपका सर चकरा जाएगा यह देखकर। मोटे मोटे तौर पर ये इक्वेशंस हमें बताती हैं कि मैटर और एनर्जी कैसे स्पेस टाइम के कर्वेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इस चीज को विजुअलाइज करने के लिए इमेजिन करो एक बड़ा सा मेश है। इस मेश के ऊपर जब आप ऑब्जेक्ट्स रखते हो, यह वजन से नीचे बेंड डाउन हो जाता है। जो स्पेस टाइम का मेश है वो भी कुछ इसी तरीके से बेंड हो जाता है, कर्व हो जाता है बड़े बड़े प्लैनेट्स और स्टार्स के वजन से। जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा किसी प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट का, उतना ही ज्यादा यह स्पेस टाइम का मेश कर्व हो जाएगा उनके अराउंड। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन खुद से अपनी फील्ड इक्वेशंस को पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाए थे। उन्होंने बस एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकाला था अपनी इक्वेशन का एक स्पेसिफिक केस में। पहले इंसान जिन्होंने इन फील्ड इक्वेशंस को सॉल्व किया था वो थे कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड। साल 1916 में इन्होंने एग्जैक्टली कैलकुलेट किया कि यह स्पेस टाइम का कर्व कितना बेंड होता है, कैसे बेंड होता है एक सिंगल बॉल ऑफ मास के केस में। यह कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड का ही सॉल्यूशन था जिसकी मदद से साइंटिस्ट समझ पाए सिंगुलैरिटी के कॉन्सेप्ट को।
क्या होगा अगर यह मास इनफाइनाइटली डेंस बन जाए? स्पेस टाइम का कर्वेचर इसके अराउंड इतनी टाइटली रैप हो जाएगा कि ये जो रीजन है यह बाकी यूनिवर्स से पूरा पिंच ऑन ऑफ हो जाएगा। इसी की वजह से ही साइंटिस्ट ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकली प्रूव कर पाए, और यह चीज आज से 100 साल पहले ही हो गई थी। एक्चुअली में कई दशकों बाद जाकर साल 2019 में ही पहली बार था कि साइंटिस्ट ने एक ब्लैक होल की फोटो ली हो। तो मोटे मोटे तौर पर बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन फील्ड इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन ब्लैक होल्स निकला था। थ्योरेटिकली हम ब्लैक होल्स की एक्सिस्टेंस के बारे में ऑलरेडी जानते थे, उनके डिस्कवर होने से करीब 100 साल पहले। और बात यह है दोस्तों कि इन्हीं फील्ड इक्वेशंस का एक और सॉल्यूशन है वार्म होल्स। आप शायद सोचोगे कि एक इक्वेशन को सॉल्व करके ये दो सॉल्यूशंस कैसे निकल रहे हैं। मैं कहूंगा, याद करो, स्कूल में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी थी। इस सिंपल सी इक्वेशन के भी दो सॉल्यूशंस हैं, x इक्वल साइन 2 और x इक्वल साइन 3। दोनों फिट बैठते हैं। तो आइंस्टाइन की ये फील्ड इक्वेशंस देखो तो ये तो कहीं ज्यादा और कॉम्प्लिकेटेड है। इनके एक्चुअल में ढेर सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। वार्म होल एक सॉल्यूशन है और इसका साइंटिफिक नाम है वार्म होल के सॉल्यूशन का आइंस्टाइन रोजन ब्रिज। यह नाम आता है अल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके असिस्टेंट नेथन रोजन से, जिन्होंने साथ में मिलकर इस सॉल्यूशन को निकाला साल 1935 में। तो वार्म होल्स को समझना बड़ा आसान है। यह बेसिकली एक शॉर्टकट रास्ता है जो स्पेस टाइम के दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता हो। पहले मैं आपको चीजें 2 डायमेंशंस में समझाता हूं ताकि आपके लिए समझना आसान हो। इस पेपर को देखिए। इस पेपर पर 2 पॉइंट्स हैं, A और B। अगर आपको पॉइंट A से पॉइंट B तक जाना है, सबसे छोटा रास्ता इस्तेमाल करके कौन सा रास्ता हो सकता है? वो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन जो A और B को कनेक्ट करती हो, है ना? 2 डायमेंशंस में इससे छोटा रास्ता और कोई नहीं हो सकता एक्सेप्ट ये जो स्ट्रेट लाइन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है। लेकिन अगर हम इस 2 डायमेंशनल मेश को 3 डायमेंशंस में बेंड कर दें तो अचानक से आप देखोगे कि नए रास्ते निकलते हैं। मैंने यहां पर A और B को इस तरीके से बेंड कर दिया है कि अब अगर आपको सबसे छोटा रास्ता चूज करना है A से B जाने के लिए, तो आप डायरेक्टली ये कुछ मिलीमीटर का जो डिस्टेंस बचा है A और B दोनों के बीच में, इस डिस्टेंस को आप यूज कर सकते हैं। और यहां अगर मैं एक रास्ता बना दूं इन दोनों के बीच में, लिटरली एक पेन डालकर, तो एक शॉर्टकट रास्ता निकल गया है A से B तक जाने का, जो बहुत बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू ये वाला रास्ता। वार्म होल्स भी यही काम कर रहे हैं हमारी 3 डायमेंशनल दुनिया में। हमें लगता है मिल्की वे गैलेक्सी से एंड्रोमीडा गैलेक्सी तक जाने का सबसे छोटा रास्ता है 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर। लेकिन अगर हमारी 3 डायमेंशनल स्पेस को 4th डायमेंशन में कर्व किया जाए, बेंड किया जाए, तो हो सकता है इससे भी छोटा एक बड़ा शॉर्टकट रास्ता निकल सके। अब 4th डायमेंशन हमारे लिए इमेजिन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम सब 3 डायमेंशंस में रहते हैं, लेकिन कुछ हद तक आप इसे बेहतर समझ सकते हो अगर आप 2 डायमेंशंस और 3 डायमेंशंस को कंपेयर करो। तो इसका एक और एग्जाम्पल बताता हूं। यह है दुनिया का नक्शा। मान लो अगर आपको दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना है एक फ्लाइट लेकर, तो सबसे छोटा रास्ता क्या होगा फ्लाइट का? आप कहोगे दिल्ली से न्यूयॉर्क डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट करता हुआ। फ्लाइट अफ्रीका के ऊपर से होती हुई जाएगी। लेकिन असलियत में सबसे छोटा रास्ता नहीं होगा क्योंकि आप 2 डायमेंशंस में सोच रहे हैं। सबसे छोटा रास्ता एक्चुअली में होगा फिनलैंड, स्वीडन के ऊपर से गुजरते हुए आइसलैंड, ग्रीनलैंड के पास से जाते हुए न्यूयॉर्क पहुंचना, जो कि 2 डायमेंशंस में देखकर लगता है कि ये क्या लंबा सा रास्ता ले लिया, ऊपर से जाने की क्या जरूरत थी। लेकिन 3 डायमेंशंस में इसे देखोगे तो लगेगा कि यह तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, सबसे छोटा रास्ता तो यही है।